बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो चारसद्दा में जलसा किया सुहेल अफरीदी ने, और उसकी वजह से ज़रूर एक प्रेशर आया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे। बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में वाहिद हुकूमत है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई दबाव आएगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। फिर पंजाब में जिस किस्म की हुकूमत बनाई गई, एक तो वो जाली फार्म 47 के ऊपर है, दूसरा पंजाब के अंदर जिस किस्म की फस्तायत है, जो अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा मुरीद के में हुआ, इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास तौर पे लगातार होता रहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हज़ारों गिरफ्तारियां होती रहती हैं, हर एहतजाज के इवेंट के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते हैं। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मिडिल क्लास के, उनके घरों का सामान तोड़ा जाता है ताकि वो सियासत से बाज रहें। जब भी रेड करते हैं तो बंदा पकड़ने से ज़्यादा तवज्जो इस बात पे होती है कि उनके घर को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए ताकि ये लोग सियासत से बाज आ जाएं। और लोगों का जब माली नुकसान होता है वो बेचारे कई महीने पीछे चले जाते हैं, बाद औक़ात कई साल पीछे चले जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो सामान बनाया हुआ होता है, और ये तोड़ने वाले भी बेचारे मिडिल क्लास के मुलाजमीन होते हैं। इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है, गरीबों को गरीबों से लड़ा के जो ताकतवर लोग हैं वो अपना इक़्तिदार बरकरार रखते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को है कि वहाँ से एक ज़ोरदार तरीके का ऐसा एहतजाज होगा या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि फिर उसके बाद इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। अब चारसद्दा में सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहली एंट्री दी है, ये जलसे के मैंने तमाम मनाज़र निकाल कर देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोग इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये सोच रहा था, जब इनिशियली मैंने इसके विजुअल देखे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अवाम नहीं आई। और शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले और लोग वहाँ पहुँचे तो इसका मतलब यह है कि लोगों की उम्मीद टूटी नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद लगी है। और अब एक नया एहतजाजी रद्द अमल शुरू होगा, एक नई मनसूबाबंदी शुरू होगी जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। तहरीक इंसाफ का इस मरतबा जो एक हिकमत अमली होगी एहतजाज करने के लिए, या अगर इस्लामाबाद उनको जाना भी है तो वो डिफरेंट होगी, और वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगी। वो उसके ऊपर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक से एक गलती हुई, और यही गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ हद तक हुई थी 26 नवंबर को। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों पे गोलियां चल रही थी, इसके बावजूद उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने स्नाइपर्स दिखाए, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से लोगों को गोलियां लग रही हैं। उन्होंने ज़ख्मियों की और जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी भी वीडियोस बनाई। लेकिन जब रात को लाइट चली गई तो उसके बाद फिर वो कुछ बना नहीं पाए, कुछ दिखा नहीं पाए। और तहरीक लब्बैक का कत्लेआम जो है वो क्योंकि दिन की रोशनी में हो रहा था, फजर की नमाज के बाद लोगों ने अज़ानें दी, उसके बाद ये कत्लेआम शुरू हुआ था। अब उसमें कितने लोग मारे गए, इसमें अलग अलग किस्म की सबकी अपनी राय है। कुछ लोग तो तादाद बहुत ज़्यादा बताते हैं, जो कम बताते हैं न्यूट्रल सोर्सेज वो भी इतनी कम नहीं बताते, वो भी दर्जनों की बात करते हैं। जबकि जो हुकूमत है वो चंद लाशों से ज़्यादा कोई मानती नहीं है। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो हमेशा चीज़ों को डाउन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन एक मुरीद के में कुछ तो ऐसा हुआ जिसको छुपाने की लगातार कई दिनों से कोशिश की जा रही है, और उनकी क़यादत भी दिखाई नहीं दे रही। अब ये एक खतरे की घंटी है जो खैबर पख्तूनख्वा में बज गई है। देखें, एक चीज़ मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल वर्कर को बताना चाहता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो कैमरा है। अगर आपने कैमरे में किसी फुटेज को महफूज कर लिया है तो वो इतना बड़ा हथियार है कि वो बड़े से बड़े को काबू कर लेता है, और आज नहीं तो कल वो हथियार काम आता है। अब पीटीआई के जख्मी कारकुनान ने भी वीडियोस बना ली थी रात के उस पहर में, दिन के वक्त भी जब गोली चल रही थी तो उन्होंने वीडियोस बनाई थी। ये बात जिसे समझ आ गई वो आधी लड़ाई जीत जाता है। जिसे ये बात समझ आ गई कि कैमरा कितना बड़ा हथियार है, वो आधी लड़ाई जीत जाता है। टीएलपी के वहाँ से बहुत सारी वीडियोज़ आई, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ वो नहीं बना पाए, और अगर बनाई हैं तो वो अभी तक सामने नहीं आ रही। हो सकता है फ्यूचर में हम कुछ और चीज़ें देखें। अब सुहेल अफरीदी ने जो किया वहाँ पे चारसद्दा में, उससे खतरे की घंटी तो बजी, और सुहेल अफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आई हेट टू से दिस, यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 2 महीनों में सुहेल अफरीदी साहब को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनमें एक सुहेल अफरीदी भी है। और मैं अगले 2 महीनों की अगर बात कर रहा हूं तो आप सब समझदार हैं, आप सबको आइडिया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत डेडली होता है। अरशद शरीफ की शहादत अक्टूबर के महीने में हुई, इमरान खान साहब पे गोलियां नवंबर के बिल्कुल शुरू में चली, और ये वो वक्त होता है जब एक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ रही होती है और नया आर्मी चीफ आने की कोशिश कर रहा होता है,
और पुराना आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। इससे ज़्यादा मैं कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो इल्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और उनके साथियों को करना चाहिए। आज एक कबायली जरगा भी होने जा रहा है और ये ज़िला खैबर बाड़ा में होने जा रहा है और ये तारीखी अमन जरगा है। इसके अंदर कौमी मशरान, सियासी मशरान, उलमा इकराम, तलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सिविलियंस इस जरगे में शिरकत करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब आज इस जरगे को लीड कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं इस जरगे के अंदर और ये जरगे ही अमन के रास्ते को खोलेंगे। यहीं पे जो फैसले होंगे, देखिए इन जरगों में मेरे ख्याल में नफरत वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए रियासत की जानिब से पहले और फिर जो जरगे के अंदर कबायली लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बाद में। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियासत की होती है, वो भी अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, अपने इक़दामात में सबको एतमाद में लें। और दूसरी जानिब फिर जो अवाम है वो तो हमेशा से चलना चाहती है, हमेशा से पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती है, तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए। आज मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रख लेता हूँ और इन 3 चीज़ों से बाहर अमन नहीं आएगा। आपको अगर बलूचिस्तान में अमन लेकर आना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। नंबर 1, सियासी हल इसका निकालना पड़ेगा। सियासी हल क्या होता है? मुलाकातें करें पॉलिटिकल लोगों से, आप ओनरशिप लें, सियासी लोग इसकी ओनरशिप आगे बढ़ के लें और हौसला अफजाई करें उन सियासी लोगों की जो सियासत पे आगे बैठ के बात करना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान है चाहे वो खवातीन है, उनका डायलॉग में शामिल करें। और साथ ही इसके जो है महरूमियों का खात्मा किया जाए, ये भी सियासी हल का हिस्सा है कि लोगों के हकूक उनको दिए जाएं, सेहत, तालीम, रोजगार, मेयारी ज़िंदगी, ये सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सियासी हल का हिस्सा है, जो पहला हल है सियासी हल। और इसी हल के अंदर बयानिए का तोड़ है ताकत के इस्तेमाल से नहीं, दलील के इस्तेमाल से। ताकत के इस्तेमाल से आप बयानिए का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको दलील की बुनियाद पे बयानिए का मुकाबला करना है। और वो तभी होगा जब सियासी हल निकाला जाएगा, लोगों को उनके हुकूक दिए जाएंगे, तो फिर बयानिया जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। वो बयानिया आएगा जो रियासत का बयानिया होगा, लेकिन दलील के साथ, ताकत के साथ नहीं। तो पहला हल इसका जो है वो सियासी हल है, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। दूसरा मरहला है अमन का मौका दिया जाए, यानी आप डायलॉग का रास्ता खोलें, हथियार फेंकवाएं, जो लोग हथियार फेंकना चाहते हैं उनको हथियार फेंकने का मौका दिया जाए, मुख्तलिफ किस्म के रियासती पैकेजेस अनाउंस किए जाएं, आम माफ़ी का ऐलान भी किया जाए उन लोगों के लिए जिनको आप दे सकते हैं माफ़ी, आप उसमें जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और अमन मुआहदे किए जाएं ताकि मैक्सिमम लोगों को कौमी धारे के अंदर लाया जा सके। आज कच्चे के डाकुओं के साथ ये किया जा रहा है ना सिंध में, वो इसकी बहुत प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो आपको ये करना होगा। पहला मरला इसका सियासी हल है, सियासतदानों को आगे आना पड़ेगा। दूसरा, अमन का मौका दिया जाए और मुआहदे किए जाएं, माफ़ी का ऐलान भी किया जाए, मुख्तलिफ पैकेजेस दिए जाएं, हथियार फेंकने का मौका दिया जाए लोगों को। और तीसरा जो हल होता है इसका, वो रियासत की ताकत का इस्तेमाल होता है, यानी कानून की अमलदारी आपने यकीनी बनानी होती है और तमाम लोगों को जिनको गिरफ्तार करें उन्हें अदालतों में पेश करें और अदालतों के जरिए से उनको सजाएं दिलवाएं। आप यकीन करें बलूचिस्तान में ये फार्मूला आप लेकर चलें, चंद सालों में वहां पे अमन आ जाएगा, जो कई दहाइयों में नहीं आ पाया। अगर आप रातों रात करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अब पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि फैसले ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग करते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, यानी पहली दोनों चीज़ें छोड़ देते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं, अमन का मौका छोड़ देते हैं, सियासी हल छोड़ देते हैं, वो सीधा आते हैं ताकत के इस्तेमाल पे। तो जब भी आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं आपका बयानिया कमज़ोर हो जाता है, आप जबरी तौर पे इंसानों को लापता करते हैं, आपका बयानिया बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फिर जो ताज़ा खून है वो उनकी तहरीक को मिलता है, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ या जो लोग दहशतगर्दी के रास्ते पे चल पड़ते हैं उन्हें ताज़ा खून मिलता है। तो उन्हें ताज़ा खून ना मिले उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत सियासी हल तलाश करे और रास्ता निकाल कर दे, दीवार के साथ किसी को ना लगाए। इसके बावजूद जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए तो रियासत पूरी और अवाम भी साथ खड़ी हो जाएगी। कबायली इलाकों का प्रॉब्लम जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो मुख्तलिफ है, वो अफगानिस्तान के साथ इंटरलिंक्ड है। अब अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं। दोनों ममालिक इन मसाइल से उलझ रहे हैं। अब दोनों ममालिक को यह चाहिए कि मिलकर बैठें और इसका हल तलाश करें और दोनों ममालिक एक दूसरे को एतमाद में लें। यह एतमाद इतना ज़्यादा होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहे कि आपकी सरजमीन से फलां फलां जगह पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे अफगानी अटैक करें, अफगानी फोर्सेज जो है वो वहाँ पे जाएं और जाकर वहाँ पे अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के अंदर जाके कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। इसी तरह जो अफगानिस्तान के प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी फोर्सेज उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। ना तो अफगानिस्तान में कोई अच्छे दहशतगर्द होने चाहिए जो उनको लगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान को मारते हैं, ना पाकिस्तान में कोई ऐसे गुट तालिबान होने चाहिए जो उनको लगे कि ये पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते लेकिन अफगानिस्तान में हमारे काम आते हैं। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को और मकामी कबाइल को साथ मिला के, जरगे बैठा के, सबको एतमाद में लेकर फिर जब आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका असर देखिएगा 10 गुना ज्यादा होगा। तो बातचीत के जरिए से आगे बढ़ें, जो सियासी लोग हैं या जो मुशरान हैं उनको मौका दें, इस तरीके से पाकिस्तान में अमन आएगा।
सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से, अब ताकत का इस्तेमाल करते जाएंगे। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में ताकत का अंधा इस्तेमाल किया, और जब वो गया तो वो वहीं पे खड़ा है, सारा कुछ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ताकत के अंधे इस्तेमाल से इंसानों को कुचल सकते हैं, उनके नजरिए को नहीं कुचल सकते। वो कल को और पैदा हो जाएंगे, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे, फिर आपके सामने फिर लड़ेंगे, एक नई फसल तैयार होकर आ जाएगी। लिहाजा आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना होता है, और ये बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आती, उनको ये बात समझनी चाहिए और पॉलिटिकल क़यादत को आगे आना चाहिए इसमें। मैं कह रहा हूं कि बिलाशुबा इसमें जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब को शामिल करें, ये सारे लोग आ जाएं इकट्ठे, ये बैठे और एक दफा पाकिस्तान में अमन लेकर आए। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में अमन होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अमन नहीं होगा आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारी पॉलिटिकल क़यादत को मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह समझाना चाहिए कि ताकत मसाइल का हल नहीं है, बस कर दें, अब सियासी तौर पे चीजों का हल निकाला जाए। ये मुझे जाती तौर पे नहीं लगता, ये जितनी स्टडीज आप करेंगे दुनिया की जंगों को या इस तरह के हालात को, आपको एंड ऑफ द डे यही करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा हल कोई नहीं है। हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि खाली ताकत से भी आप कुचल सकते हैं, जैसे कि TLP के मामले में हुआ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं चलो यहां नाम नहीं लेता, लेकिन वो इस बात के कायल है कि इनको कुचल दिया जाए ताकत के साथ। और वो बड़े दलेर लोग हैं, बड़े नरम दिल भी हैं, हमेशा उन्होंने मजलूमों के लिए आवाज उठाई। मैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त TLP को मुकम्मल तौर पे कुचलने की बात कर रहे हैं कि ताकत के इस्तेमाल से बंदे मार दिए तो कोई बात नहीं, खैर है, वो इसको कह रहे हैं ठीक है, कत्लेआम की खबरों को भी वो कहते हैं को खातर में नहीं लाते। मेरा ये मानना है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा उन्होंने मजलूमों का साथ दिया, हमेशा पिसे हुए तबकात के लिए आवाज़ उठाई, और उस दौर में TLP के खिलाफ बोलते रहे जब किसी की बोलने की जरूरत भी नहीं थी। ये बात भी सच है। TLP के ऊपर जब एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, जब उनकी मनमानी चल रही थी, उस वक्त बोलने की हिम्मत कर रहे थे वो लोग, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके से इसको क्रश किया गया ना, ये तरीका कार गलत है। इस तरीके से फिर बलोचों को भी क्रश किया जाएगा, कबाइलियों को भी क्रश किया जाएगा, तो उसको भी क्या हमायत दी जाएगी? क्योंकि जैसे आप कुछ लोग खतरा समझते हैं या फितना समझते हैं TLP को, इसी तरह कुछ लोग बलोचों को भी फितना समझते हैं, कुछ लोग जो है वो कबाइलियों को भी फितना समझते हैं, कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी फितना समझते हैं। तो हर फितने को अपनी अपनी डेफिनेशन है सबकी। तो कानून इसीलिए बनता है कि हर एक को कानून के कटहरे में लाया जाए। तो मेरी ये इस्तदा है सबसे कि अगर आप कानून के जरिए से इनको खत्म करेंगे तो यकीन करें ये कमजोर भी हो जाएंगे, खत्म भी हो जाएंगे, इनका रास्ता भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ताकत के बलबूते पे करेंगे तो कल एक नई फौज खड़ी हो जाएगी जिसका मुकाबला करना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ताकत के इस्तेमाल से चीजें मजीद खराब होती हैं, ठीक नहीं होती। नादरीन, अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले इसराइल के लिए हालात किस नहज पे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रा डीपली मैंने स्टडी किया चीज़ों को, और बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी बैनुल-अक़वामी चीज़ें पढ़ने के बाद अब मैं आपके सामने एक मंजरनामा पेश करने जा रहा हूं, और मेरी दानिश में यही चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। देखिए, अगर मुसलमान मुल्कों के साथ शर्म शेख में एक अमन मुआहिदा ना होता और अमेरिका मुसलमान मुल्कों को इसराइल के साथ एक अमन मुआहिदे पे कायल ना करता, तो याद रखें मगरबी ममालिक का दबाव इसराइल पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और मगरबी ममालिक के अंदर उनकी आवाम की जानिब से दबाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। अब इसमें ना एक तरह से आप देखें अमेरिका ने इसराइल को रेस्क्यू किया है, लेकिन साथ ही मुसलमान मुल्कों को भी एक उम्मीद मिली है कि फ़लस्तीनियों का जो मुस्तकबिल है वह महफूज हो जाएगा। मगर इस सारे अमल को हमास के खात्मे से अमेरिका ने मशरूत किया है, और ये इसराइल की ख्वाहिश है कि जी हमास को ख़त्म किया जाए। और एक और चीज़ ये की गई कि मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामी ममालिक के फ़ौजी दस्तों की तैनाती का एक फार्मूला सामने आता है। अब इसमें जो है वो इसराइल कहता है कि हमें तुर्की की फ़ौजें यहाँ पे नहीं चाहिए, बाकी ममालिक की फ़ौजें। वो एक बात पे आप गौर कीजिएगा ना कि हमास अगर ख़त्म हो जाती है वहाँ से, या गैर मुसल्लह हो जाती है, और वहाँ पे फ़लस्तीनियों की एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाती है, और बाद में मुसलमान मुल्कों के फ़ौजी दस्ते वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो अगर इसराइल ने कहीं पर कोई हमला किया या कुछ किया और मुसलमान मुल्कों की फ़ौज का कोई नुकसान हुआ, तो ये भी इसराइल के लिए एक बड़ा मुश्किल तरीन सूरत-ए-हाल पैदा कर देने वाला वाक़या होगा। यानी ये इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ पे होंगे, इंडोनेशिया के होंगे, बाकी ममालिक के होंगे। अगर कोई नुकसान आएगा तो इन ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा अवामी दबाव बढ़ जाएगा, और ये लड़ाई फैलने का खतरा हो जाएगा। ये जितना इसराइल को सूट करेगा ना, ये उतना ही बड़ा खतरा भी उसके लिए वहाँ पर मशरिक़ वस्ता में मौजूद रहेगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो मुसल्लह जदोजहद कर रही है हमास, उसका खात्मा हो जाएगा जब वहाँ पे कोई मुसलमान मुल्कों की फ़ौज पहुँचेगी। उसके बाद जो फ़लस्तीनियों की जानिब से एक मुसल्लह जदोजहद का एक सिलसिला जारी है, शायद वो सिलसिला कायम ना रह पाए। अच्छा, एक और चीज़ है जिसकी ट्रंप ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, ना ही टेबल के ऊपर ना ऑन ग्राउंड कोई इस किस्म की यकीन दहानी नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाएगा, और अगर तस्लीम किया जाएगा तो फ़लस्तीनी रियासत के खदोखाल क्या होंगे। देखिए, जो फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश है, या जो अरब ममालिक बात करते हैं, वो बात करते हैं 1967 से पुरानी पोजीशन की।
जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात रखी जाती है कि जनाब वेस्ट बैंक जो है वो फ़लस्तीनियों का है, गाज़ा जो है वो पूरा फ़लस्तीनियों का है, यरूशलेम जो है वो इसका कैपिटल है, और गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल की मलकियत नहीं है। अब अगर इस बात के ऊपर आ जाते हैं तो ये मुसलमान मुल्कों की एक बड़ी कामयाबी हो सकती है। लेकिन ग्राउंड पे या टेबल पे फ़िलहाल कोई फ़लस्तीनी रियासत हमें दिखाई नहीं दे रही, ना ही इसका कोई खाका दिया गया है। अमेरिका या अमरीकी हुक्मरानों का हमेशा झुकाव ये तारीख साबित करती है कि इसराइल की जानिबी रहा है और वो चाहते हैं कि तनाज़ा ख़त्म हो जाए, और इसके लिए उन्हें खित्ते के ममालिक